अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे स्पीकर की तरफ। संजय कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। काफी लंबा अनुभव है इनका, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं और एआईसीबी के साथ काफी काम किया इन्होंने। हमारे इंटरनल ऑडिटर हैं, हमारे अकाउंट्स तो बहुत ट्रैक पे रखते हैं। अब भाई पैसा इकट्ठा कर लिया तो उसको संभाले कैसे, उसकी कैसे बुक कीपिंग करें, कैसे उसको उसके जो खर्चे हैं उनको रिकॉर्ड करें, क्या क्या कानून है इनकम टैक्स के जो हमें फॉलो करने हैं, ये सब जो व्यक्ति जो डे टू डे बातें हैं, अब संजय जी हमें बताएंगे। संजय कुमार जी, फ्लोर योर्स। तो वी हैव हाफ एन आवर हमारे पास, तो आप 20-25 मिनट में अपनी बात खत्म करें ताकि 5-7 मिनट क्वेश्चन के लिए भी रहें। I am here till अच्छा, 11:30 because I would also like to no, listen we to would Sanjay. like you to be here throughout the day if Yeah, no, possible. yeah. Thank you so much. Yes, संजय जी। नमस्कार प्रेसिडेंट साहब। जैसा कि आपने पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि मेरा नाम संजय कुमार है। मैं प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और लकली मैं एआईसीबी का इंटरनल ऑडिटर भी। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आप लोगों के बीच एज ए स्पीकर हूं और मेरा टॉपिक फाइनेंशियल प्रोसेस एंड रेगुलेशंस है। मैं अपने वक्तव्य को 4 भागों में बांटा है। पहला है कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज रेगुलेशंस। सेकेंड इज अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होगी। थर्ड है एप्लीकेबिलिटी टैक्सेस क्या होंगे। आगे बढ़ेंगे डिडक्शन के साथ, फिर क्वेश्चन आवर्स लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही हम फाइनेंस वर्ड यूज करते हैं तो हमारे जहन में एक वर्ड आता है पैसा, संपत्ति या इक्विवेलेंट टू दैट, जो हमें फाइनेंस के ओर इंटरेक्ट करता है। हमने फाइनेंस में तो पैसे की बातें कर ली, अब उसको प्रोसेस कैसे करें, उसको मैनेज कैसे करें, उसको आगे कैसे ले जाएं सो दैट कि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अचीव हो जाए। तो एक प्रोसेस जो है वो ऑपरेशनल पार्ट है, लेकिन ऑपरेशनल पार्ट तभी संभव है जब उसे रेगुलाइज किया जाए और वो गवर्न हो हमारे रेगुलेशन से। जहां तक हम बात करते हैं रेगुलेशंस की, रेगुलेशंस एक अपने आप में बहुत ही वाइडर रेंज है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। हो सकता है रेगुलेशन आपका इंटरनल मैनेजमेंट का हो सकता है वो स्ट्रैटेजी हो। जब हम इंटरनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो फ्रेम्ड आउट होता है, और जब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो किसी लीगल एक्ट के हिसाब से ड्राफ्ट किया होता है। अब हम चलते हैं वन बाय वन। फाइनेंस की जब हमें आवश्यकता होती है, फाइनेंस में जो कुछ भी हम डील करते हैं तो उसको एक अंजाम तक ले जाने के लिए, एक मोटिव तक ले जाने के लिए हमें उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशनल पार्ट को एक्टिवेट करना होता है, जो कि फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कि गवर्न होता है हमारे रेगुलेशंस से। अब रेगुलेशंस हर एक सेक्टर का अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूं कि एआईसीबी की, जो कि हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, इनके अपने नॉर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने फ्रेम्ड आउट किए हैं। बहुत सारे नॉर्म्स इंटरनल मैनेजमेंट के होते हैं जो एआईसीबी की मैनेजमेंट टीम करती है, और उसका प्रोसेस हम उसी के अंतर्गत ही करते हैं। अब रही बात की रेगुलेशन, जो कि अपने आप में वाइड है, और मैंने बोला कि इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पार्ट कवर्ड। इंटरनल वो होता है जो डे टू डे, हम बात करें एमआईएस की, अगर इंटरनल बात करें तो एमआईएस की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम डे टू डे चीजों को कवर करते हैं। उसमें हम लेटर ऑन बात करेंगे कि इंटरनल में हमें प्रोसेस में क्या अकाउंटिंग कैसे करनी चाहिए, उसका बुक्स कीपिंग कैसे करनी चाहिए, एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो क्या होगा, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब मेरा ये है कि from the beginning, from the journal entry to ledger, ledger to financial statement, covering all the aspect of income tax and applicable taxes. अब मैं बात कर रहा हूँ डे टू डे जो हमारा फिजिकल एंट्री होती है बुक कीपिंग की, जो हमें बुक कीपिंग में करना होता है। तो स्टार्टअप होता है, पहले हम बात करते हैं अकाउंट्स की 3 गोल्डन रूल्स के। मुझे नहीं पता कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं और जो भी हमारे श्रोता हैं वो कितने, उनमें से कितने लोग कॉमर्स से रिलेट करते हैं। तो मैं एक ब्रीफ संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ। अकाउंट्स के 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। पहला होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सेकंड है डेबिट द व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज व्हाट आउट। एंड थर्ड है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। these are the basic 3 फंडामेंट्स एंट्रीज, जिसके थ्रू हम जनरल एंट्री भी पास करते हैं और सारी लेजर पोस्टिंग और सारे उससे फ्रेम्ड आउट होते हैं। लेट्स सी अबाउट द जनरल एंट्रीज।
जनरल एंट्रीज को हम ऐसे समझे कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, वेदर वो फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, लेकिन जो हमें प्रेजेंटेशन के पार्ट में आता है, जो हमें फाइनेंस के रूप में हमें दिखाना होता है, तो हम एंट्रीज के थ्रू पास करते हैं। एंट्रीज आगे चल के 2-3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला बात हम करते हैं जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में सिर्फ वही एंट्रीज आती है जो नॉन कैश आइटम होती है। नॉन कैश आइटम कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सपोज हमने कोई चीज परचेज किया रिलेटेड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमने कोई चीज परचेज किया और उसमें हमारा कैश या बैंक इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेट्स से हम ऐसे भी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो सपोज कोई चीज हमने परचेज किया ऑन क्रेडिट, तो इन दैट केस जब हम बुक्स में एंट्री करते हैं तो हमें जनरल एंट्री पास करनी होती है। सपोज हमने ब्रेल प्रेस के लिए रीम खरीदा, पेपर खरीदा, अगर हमने उनको पेमेंट दे दिया तो कैश या बैंक की एंट्री आएगी, अदरवाइज जो जनरल एंट्री के थ्रू मूव होगी। अब हमने रील पेपर हमने परचेज कर लिया, जो मेरा गोल्डन रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज व्हाट आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, रीम आ रहा है, और क्या जा रहा है, जा कुछ भी नहीं रहा है, बल्कि हमने क्रेडिट में कुछ चीज परचेज किया। तो इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी कैश इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो भी है हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, जा कुछ भी नहीं रहा, जाने की जगह पे हमने क्रेडिट को, क्रेडिटर जो हमें माल दिया है हमने उनको क्रेडिट कर दिया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें कैश एंट्री की या बैंक एंट्री की, जहां पे कैश एंट्री और बैंक एंट्री कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब हम कोई चीज मूव ऑन करते हैं या कोई चीज परचेज करते हैं, उस समय या तो हम क्रेडिट पे लेते हैं तो जनरल एंट्री के थ्रू पास होता है। अगर हम पेमेंट करते हैं कैश या बैंक से, तो जहां पे क्रेडिटर की नाम आती है वहां पे हम उस चीज को क्रेडिट करते हैं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि अगर हमारे पास जो कैश बैलेंस है या हमारे पास जो बैंक बैलेंस है, उतने से वो रिड्यूस हो जाता है। जब एंट्री पास हो जाती है, वेदर वो जनरल एंट्री है या कैश और बैंक की एंट्री है, तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में, जहां तक सिस्टम की बात करता हूँ मैं, एक स्टेप आगे उसको ले लूंगा, तो ये अपने ऑटोमेटिक ये लेजर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर सपोज कीजिए मैंने रेंट पे किया है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पर रेंट पे किया है या किसी को पेमेंट किया है, तो उस पर्टिकुलर हेड में वो खर्चा बुक हो जाएगा। और अगर हमने कैश या बैंक से पेमेंट किया है तो उतने अमाउंट से मेरा कैश और बैंक रिड्यूस हो जाएगा और उस क्रेडिटर लेजर में या उस कैश बैंक को इफेक्ट करेगा। लेटर ऑन यहाँ से जब हम मूव करते हैं तो आती है फाइनेंशियल बनाने की। फाइनेंशियल टर्म्स जो होते हैं वो आपको रेवेन्यू अकाउंट कर ले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर ले और बैलेंस शीट कर ले, along with their annexures and out with their notes। नोट्स जो होता है या एनेक्सर जो होता है एक पार्ट होता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब जब हम फाइनेंशियल को बनाते हैं, जब उसका जब हमें फिगर लेजर से पिक करके फाइनेंशियल को स्ट्रक्चर देते हैं, तो वहां पे कई चीजें इंटरेक्ट हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा लेटर लेंगे। उससे पहले हम आते हैं कि जब जनरल एंट्री पास होती है, बैंक को या कैश को हम पेमेंट वाउचर्स के थ्रू रूट करते हैं। हाँ अनिजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एनीवे, जब हम नहीं इसको सर, प्लीज प्लीज गो अहेड। अच्छा, थैंक यू सर। जब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं, उसमें होता क्या है कि लेजर से हमें वो बैलेंसेस दिखते हैं और इसके बाद जो ट्रायल बैलेंस बनती है वहां से हमें ये पता चलता है कि इस हेड में, फला फला हेड में ये सारे एक्सपेंसेस आ गए हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एंट्री बुक मिल जाती है, उससे हम आगे फाइनेंशियल को एक शेप देते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। बिफोर दैट मैं बात कर रहा था जनरल एंट्री की, या कोई भी पेमेंट एंट्री है या कोई भी एंट्री है, उसमें मेरा ये कहना है कि इंटरनल मैनेजमेंट का एक रोल होता है जो उस चीज को प्रोसेस करती है। लेट्स से कि हमने कोई चीज पेमेंट किया या हमने कोई चीज परचेज किया एसीआईबी के लिए, एसीआईबी के लिए कोई चीज परचेज किया, तो हमने क्या किया, जब परचेज किया बिल्स हमारे परचेज डिपार्टमेंट में गया। परचेज डिपार्टमेंट का काम होता है कि उस चीज को वेरीफाई करे कि हमने जो ऑर्डर दिया, वेदर वो फिजिकल फॉर्मेट में गया है या ईमेल में गया है, उस चीज से हम उस चीज को वेरीफाई करते हैं। हमारा परचेज टीम, लेसी मैं ब्रेल प्लेस की बात करूं तो उनका जो वहाँ पे स्टाफ है, पाठक जी हैं या जो भी है, वो उस चीज को देखेंगे कि भाई मैंने जो ऑर्डर दिया उसके अकॉर्डिंगली मेरे सारे गुड्स रिसीव हो गए हैं, क्वांटिटी वाइज, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज। हम वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो सारी चीज एंट्री स्टॉक रजिस्टर में होगी। स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होने के बाद हमें एक लेवल पे ये पता चल जाता है कि हमारे पास ये स्टॉक अवेलेबल है।
अब डे टू डे प्रेस चलती है, प्रिंटिंग का काम होता है, तो जो इश्यूएंस होते हैं, तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि जो भी गुड्स आप प्रेस पे लाते हैं, मशीन पे आप रील चढ़ाते हैं, तो इश्यूएंस नोट एक बन जाए, वहां पे जो मैनेजमेंट जिनको ऑथराइज करे वो उनको साइन करे, फिर वहां से इशू में मतलब जो भी स्टॉक है वो लेस हो जाएगा, बेच मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल के आएगा। मेरे यहाँ पे कहने का संबंध ये था कि जो भी चीजें एक्टिवेट होती हैं, चाहे वो एंट्री के थ्रू हो, परचेज के थ्रू हो, एक अप्रूवल प्रोसेस होता है कि जो वहां पे ऑथराइज सिग्नेटरी है उस चीज को अप्रूव करेंगे कि हाँ दिस इज ओके, आई हैव गिवन दैट ऑर्डर एंड नाउ टेक इट इनटू द स्टॉक, एंड दैट वो बिल फिर बाद में अकाउंट्स को आता है। अकाउंट उसका जो प्रॉपर एंट्री होता है, चाहे वो जेबी के थ्रू हो या बैंक के थ्रू हो या कैश के थ्रू हो, उसको मोबिलाइज करके उसकी नेक्स्ट प्रोसेस आ जाती है पेमेंट के। अगर मैंने क्रेडिट में लिया है तो पेमेंट की बात आती है। पेमेंट में भी मैंने ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी पेमेंट हो उसको डबली चेक हो, क्रॉस चेक हो, एडमिन टीम चेक करे, परचेज टीम तो प्रोसेस करके दे ही दी है, फिर एडमिन टीम उसको देख ले और अकाउंट्स वाले उसको वेरीफाई करके जो हमारे साइनिंग अथॉरिटी है उनसे अप्रूवल लेकर के उस पेमेंट को प्रोसेस कर दे। ये हो गया जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री और कैश बैंक की जैसे ही प्रोसेस होगी, लेजर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। लेजर स्क्रूटनी में हम लोग ये देखते हैं कि जब भी कब फाइनेंशियल बनती है, लेजर स्क्रूटनी में ये देखा जाता है कि कोई चीजें इरेगुलर तो नहीं हो रही है। लेट्स से मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की, या मैं बात करता हूँ रेंट एक्सपेंस की। उस सेंस में ये हमें देखना होता है लेजर में कि अगर 12 महीने का, मान मैं ये इज्यूम करता हूँ एक प्रेमिसेस है हमारे पास या 10 प्रेमिसेस हैं, तो इट मीन्स कि जब से रेंट एप्लीकेबल है, हर एक मंथ का खर्चा बुक हुआ या नहीं हुआ, उस पे अगर एप्लीकेबल टैक्सेस हैं वो डिडक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, वो टीडीएस ड्यू डेट में जमा हुए हैं नहीं हुए हैं, उनके चालान जमा हो गए हैं तो उनके क्वार्टरली रिटर्न गए हैं या नहीं गए, वो अलग पार्ट है। मैं आप बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो प्रोसेस है, प्रोसेस कंटिन्यू होकर के उसका रिसीविंग हो गया, पेमेंट हो गया, लेजर की पोस्टिंग हो गई, एप्लीकेबल टैक्सेस हो गए, टीडीएस डिडक्ट हो गया, चालान जमा हो गया, रिटर्न कंप्लीट हो गया, पार्टी को हमने फॉर्म 16 या 16 जो भी देना है हमने दे करके फ्री हो गया। अब बात कर रहे हैं कि जो इंटरनल मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें मैं स्टॉक की मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। स्टॉक में एक चीज मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा कि स्टॉक इश्यूएंस का जो कॉस्टिंग करता है, कॉस्ट अकाउंट्स करती है कि आप स्टॉक को या तो लिफो, फिफो या एवरेज मेथड से इसको कंपाइल कीजिए। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट का स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट का डिसीजन होता है कि हम वेदर इसको FIFO method, FIFO means is like FILIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कोई गुड्स लास्ट में आता है और पहले निकल जाता है। दूसरा होता है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा होता है एवरेज, कि भाई आ गया, हमने कुछ भी नहीं देखा कौन पहले आया कौन बाद में आया, हमने आया और मिक्स में वो निकलता चला गया। तो ये मैनेजमेंट का अपना डिसीजन होता है कि हम किस मेथड को फॉलो करें टू मेंटेन द स्टॉक। और इसको चेक करने का 2-3 प्रोसेस है, या तो हम फिजिकल वेरिफिकेशन पेरिडिकल बेसिस पे करें, या उसका स्टेटमेंट हमें डे टू डे तो संभव नहीं है क्योंकि वो ज्यादा प्रक्रिया बढ़ जाएगा। उसमें ये मैं सजेस्ट करूंगा कि एक पेरिडिकल बेसिस पे, या तो 15 डेज हो या महीने 2 महीने में, अकाउंट के साथ रिकंसाइल हो जानी चाहिए कि हमने इतना का स्टॉक था, इतना इश्यूएंस हो गया और इतना हमारे क्लोजिंग बैलेंस में पड़ा हुआ है। ये स्टॉक की बात हुई। लेटर ऑन एक चीज मैं और इसको इंक्लूड करना चाह रहा था रिगार्डिंग इश्यूएंस ऑफ चेक, क्योंकि अभी फाइनेंस की बात हो रही है। तो जैसे मैं ये चाहता था, या इंटरनल मैनेजमेंट का ये प्रोसेस होता है कि आप चेक की बात है, चेक अब एक पर्सन को इशू करना ही नहीं चाहिए। हो सकता है कि किसी से कोई मिस्टेक हो जाए, चाहे लिखने में, वर्ड में, डिजिट में, नाम में, कहीं भी डेट में। कभी कभी क्या होता है, चेक बनाते समय स्किप हो गया तो वो पोस्ट डेटेड चेक हो जाता है या प्री डेटेड चेक हो जाए। प्री डेटेड तो चलो फिर भी 3 महीने तक वैलिड है, अगर पोस्ट डेटेड हो जाएगा तो जिसको हम वो चेक देंगे वो इंटरटेन नहीं कर पाएगा चेक को, उसको ऑनर नहीं करा पाएगा। मेरा कंसर्न ये है कि जब चेक की बात आती है तो चेक जब भी इशू हो, डबली चेक हो। एक चेक मतलब मैनेजमेंट जब भी किसी को चेक पेमेंट करे, 2 साइनिंग अथॉरिटी हो, जो अनयूज्ड चेक हैं, जो कैश बैलेंस हो, सेफ में रखा जाए। और चेक की बात है जहां तक, वो मंथली या क्वार्टरली उसको रिकंसिलेशन अकाउंट डिपार्टमेंट बनाती ही है, लेकिन वो ईयरली बनाती है। वो बेटर है कि वो क्वार्टरली बनाए तो हमें ट्रैक दिखने में अच्छा ही होगा। मूविंग ऑन टू, अब हम बात करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की AICB की।
जो कि आप सबको पता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन होती है जनरली हम जब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले फॉर्म 10A हम अप्लाई करते हैं टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A। 12A जनरली चैरिटेबल एजुकेशन पर्पस के लिए दिया जाता है। जब हम 10A अप्लाई करते हैं तो इसका रिप्लाई 10AC में आता है, जो हमें ऑथराइज करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एज ए चैरिटेबल पर्पस से आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। लेकिन इससे आगे हमें ATG के लिए अप्लाई करना होता है। ATG के लिए हमें फिर से 10 अप्लाई करना होता है और सब्जेक्ट टू जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं उसमें, चाहे वो बैलेंस शीट का 3 साल का बैलेंस शीट मांगते हैं या बहुत चीजें मांगते हैं, वो सब मैं उसमें डिटेल जो फॉर्म आप भरेंगे 10A उसमें ये सारी चीजें देती होती है। और जब इनकम टैक्स अथॉरिटी से संतुष्ट हो जाती है तो हमें वो 12A के साथ साथ ATG के भी बेनिफिट देती है। पहले क्या था कि ये 3 इयर्स के लिए होता था, अब क्या हो गया है कि एक बार आपको ATG मिल जाएगा तो वैलिड फॉर होल लाइफ है। लेकिन प्रैक्टिकल अभी के टाइम में कुछ दिन पहले ये देखा गया था कि बार बार उसमें ये क्या बोल सॉरी सॉरी रेनुअल करने की आ रही थी। तो रेनुअल वो हमें 10A से करना है, हमें 10AC में अप्रूवल आ जाता है और 12A भी मिल जाता है और साथ के साथ ATG भी मिल जाता है। ATG का बेनिफिट होता ये है कि जो हमारे डोनर हैं, अभी मैम ने बता रही थी कि जैसे हम CSR की बातें करते हैं या डोनेशन की बातें करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी आदमी, देखिए निष्पक्ष रूप से तो बहुत कम फ्यू पर्सन है जो कहते हैं यार मुझे डोनेट कर देना है, आई डोंट नो हाउ टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस ATG और व्हाटएवर। लेकिन मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम डोनेट कर रहे हैं किसी संस्था को, उससे हमें कुछ बेनिफिट है। तो उसमें क्या होता है कि ATG में हमें अगर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के लिए कोई संस्था है तो उसमें हमें बेनिफिट जो मिलता है ATG के अंतर्गत वो मिलता है 50% ऑफ कंट्रीब्यूटेड डोनेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टेड टोटल इनकम। अब सब्जेक्ट टू एडजस्टेड टोटल इनकम वो डिफरेंट इशू है। वो जब कैलकुलेट करते हैं उसमें हम किस चीज को एडजस्ट करते हैं, क्या निकल के आता है, उसका 10% आपके 50% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो सब कैलकुलेशन का मैटर है। वो हम आगे कोशिश करेंगे इस चीज को कवर कर लेने का। अब आगे बढ़ते हैं 12A ATG के बाद। मैं ये चाहूंगा कि जो यहाँ तक में फाइनेंस के अकाउंटिंग से रिलेटेड किन्हीं को कोई इश्यूज हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बात करें। अगर किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करें बोर्ड में जाके। और नहीं पूछना है तो सेशन के बाद लास्ट में मैं क्वेश्चन आवर रखूंगा, और उसके बाद भी किन्हीं को कोई और भी क्वेरी करनी हो तो मेरे मेल पे या मेरे फोन पे 365 दिन में अवेलेबल हूँ, 11 बजे से रात के 8 बजे तक। आप मेल डाल सकते हैं, आप मेरे को क्वेरी डाल सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। नाउ मूविंग टू, मैंने अकाउंटिंग एस्पेक्ट को कवर कर लिया, इंटरनल मैनेजमेंट को कर लिया, स्ट्रेटजी को कर लिया। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी इनकम टैक्स का टाइम है, सबका रिटर्न जाने का टाइम है, तो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि इनकम टैक्स में इनकम जो होते हैं 5 हेड्स के अंतर्गत टैक्स होते हैं। पहला सैलरी है, दूसरा बिजनेस प्रमोशन है, तीसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, चौथा कैपिटल गेन है, और इन चारों में कहीं कवर्ड नहीं है तो पांचवा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, जहाँ पे कैजुअल इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स में के अंतर्गत लाते हैं। रही बात डिडक्शन की, मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी में सारे डिडक्शन के बाद एक स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है, HRA वगैरह को मैं इग्नोर करता हूं कि वो आपके फॉर्म 16 में ऑलरेडी कैलकुलेट होके आता है। 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सैलरी में मिल जाएगा। अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो ग्रॉस रेंटल पे आपको म्युनिसिपल टैक्स का पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद जो अमाउंट बन के आता है उस पर आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा फ्लैट। सपोज कीजिए कि मेरी 1 लाख की रेंटल इनकम है और मैंने 2,000 रुपए या 4,000 रुपए मैंने म्युनिसिपल टैक्स भर दिया, तो नेट हो गया मेरा 96,000 का 30%, दैट्स कम टू आई थिंक 28,800 समथिंग। वो डिडक्ट होने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा, सब्जेक्ट टू कोई आपने लोन नहीं लिया। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में तो अफोर्डेबल हाउसेस के अंतर्गत आपको 2 लाख का बेनिफिट वहां भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू डेट कि आपने इंटरेस्ट पे किया है। अब मैं जब इंटरेस्ट की बात करता हूं तो आपके जहन में आया होगा कि मैं तो इंटरेस्ट है, मैं तो EMI पे करता हूँ।
EMI दो कंपोनेंट होते हैं। EMI में एक कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा होता है इंटरेस्ट का। जब हम EMI की कैलकुलेट करते हैं, दो कंपोनेंट हैं, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में निगेटिव होके आती है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है ATC का जब हम डिडक्शन अभी कैलकुलेट बताएंगे उसमें हम कवर करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने साल में 2 लाख या 3 लाख रुपए मैंने पे किया इनकम फ्रॉम होम लोन पे। अब जब मैं बैंक से सर्टिफिकेट लेता हूं तो बैंक ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया कि 2.5 लाख मैंने इंटरेस्ट पे किया, 50,000 मैंने प्रिंसिपल अमाउंट का रिपेमेंट किया है। तो क्या होगा, जब मैं अपना इनकम कैलकुलेट करूंगा तो जो 2.5 लाख मैंने इंटरेस्ट पे किया, मुझे 2.5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मुझे 2 लाख का बेनिफिट मिलेगा। जो मेरा टोटल इनकम है उसमें से 2 लाख रुपए डिड्यूस हो जाएगा। अगर मेरी टोटल इनकम 20 लाख की है तो 2 लाख रिड्यूस होकर 18 लाख मेरा टैक्सेबल अमाउंट का, सब्जेक्ट टू अदर डिडक्शंस। नाउ कमिंग टू अदर डिडक्शन में मैं कवर करना चाह रहा हूँ ATC से ATU। ATC से ATU में जो खासतौर से एप्लीकेबल टैक्सेस हैं जो आमतौर पर लोग अवेल करते हैं, वो है ATC, ATD, ATE, ATTTA, ATTTB, ATU। मेजर यही होते हैं। बाकी उसमें ATCCD 1, 2, 3 बहुत सारे चीजें वो आमतौर पे यूज नहीं होते। जो अब जैसे NPS में है, जो लोग NPS लेते हैं उनको 50,000 का अलावा मिलता है। मैं पहला सेक्शन लेता हूँ ATC का। ATC में जो कवर्ड होते हैं प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रिपेमेंट ऑफ होम लोन, बच्चों का ट्यूशन फी, Have some water. No, thank you sir, I have taken. सक्षम थोड़ा पानी दो। तो ATC में मैं कह रहा था LIC की प्रीमियम जो प्रिंसिपल का 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रिपेमेंट ऑफ होम लोन, ट्यूशन फी, एंड इसमें बड़ी लंबी लिस्ट है लेकिन प्रैक्टिकल यही 4-5 चीजें लोग, अच्छा PPF की जो कंट्रीब्यूशन होते हैं इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है ATD मेडिकल क्लेम का जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो कवर्ड है। अब उसमें क्या है कि अलग अलग है। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, लेस देन 60 ईयर्स, तो आपको 25,000 का एग्जम्पशन यहाँ मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपके मम्मी पापा, ऑब्वियसली आप सीनियर सिटीजन है तो मम्मी पापा भी सीनियर सिटीजन है, तो उन केस में 25-25 अलग से अलग मिलेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है, मम्मी पापा सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में 75,000 का मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपके किस एज ग्रुप में आप फॉल करते हैं। मूविंग ऑन टू ATE। ATE जनरली की आप देखें कि जो हायर एजुकेशन होता है, जो हायर एजुकेशन होता है जनरली लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, एवरेज फैमिली जो होते हैं। अब लेट्स से अगर हम MBA की ही बात करें, मैं अपने बच्चों को अगर IIM से पढ़ाना चाहूँ तो मेरा बजट 40-50 लाख का होगा, तो जनरली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं। उसमें हमें सेक्शन 80 गवर्न करती है कि ठीक है आप एजुकेशन लोन लीजिए, लेकिन उसका जो बेनिफिट आपको हम देंगे, जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट पे जो भी साल में किए हैं आप उसको आप इनकम से रिड्यूस कर लें, जो कि सेक्शन 80E में कवर्ड है। इसका अवेलमेंट दोनों ले सकते हैं, पेरेंट्स भी बच्चे भी, क्योंकि बच्चे उस समय पढ़ रहे होते हैं, तो पेरेंट्स 90% केस में पेरेंट्स ही अवेल कर लेते हैं। और जो भी आपने इंटरेस्ट पार्ट, नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, ओनली द इंटरेस्ट पार्ट 80E में आपको उसकी छूट मिल जाती है। कमिंग टू ATTTA, जो सीनियर सिटीजन नहीं है, लेस देन 60 ईयर्स हैं और जिनके सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट पार्ट आते हैं, तो ATTTA आपको 10,000 तक का छूट देती है। लेट्स से कि मेरे अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में मेरे को इंटरेस्ट मिल गया 20,000 रुपए का या 12,000 रुपए का, तो ATTTA कहती है कि आप तो पहले इसको इंक्लूड कर लो, 12,000 अपने टोटल इनकम में इंक्लूड कर लो, और ATTTA में आप 10,000 का बेनिफिट ले लो। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आउट ऑफ दैट 12,000, 10,000 इज एग्जेम्प्टेड, 2,000 इज योर टैक्सेबल अमाउंट। इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर है, उनको नॉट ओनली द सेविंग अकाउंट, जो उनके जो भी इन्वेस्टमेंट है उनमें उनको ना कि 10,000 बल्कि उनको दूसरी सेक्शन उनको गवर्न करती है, उनको ATTTA नहीं मिलेगा, उनको ATTTB मिलेगा। उसमें वो 10,000 का बेनिफिट की जगह पे उनको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। वो वहां पे ATTTB में 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि वो 50,000 से अपनी इनकम को रिड्यूस मिल जाएगा। अब बात करते हैं ATU का। ATU, इसमें मैं पीछे ATD में मैं कुछ चीजें छोड़ा है कि अगर पेरेंट्स आपके डिपेंडेंट हैं तो उसमें भी आपका उनके ट्रीटमेंट का
दो तरह के होते हैं, एक स्पेसिफाइड डिजीज के होते हैं, एक नॉर्मल के होते हैं। तो उसमें जो होता है उसका भी बेनिफिट सब्जेक्ट टू आप स्पेसिफाइड डिजीज में कवर्ड होते हैं तो वहां मिल जाएगा। कमिंग टू लास्ट सेक्शन 80U। 80U में जो मान लीजिए कि कोई डिसेबल है तो उनके टोटल इनकम में 75,000 का डिडक्शन मिल जाता है। अगर सेवरल डिसऑर्डर है तो 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। ये मैंने संक्षेप में डिडक्शन को कवर किया। आजकल प्रैक्टिकल जो मैं अपने प्रैक्टिस में फेस कर रहा हूँ, खासतौर से SBI के एम्प्लॉय को एरियर्स मिले हैं 2-3 सालों से, वो इकट्ठा इस फाइनेंशियल में 20-21 में मिल गया हूँ। तो मेरे जहन में ये आया कि मैं इस रिबेट को, बेसिकली ये डिडक्शन नहीं है, रिबेट है, सेक्शन 89(1), मैं उसको अपने स्पीच में, इस लेक्चर में कवर कर रहा था कि जिन एम्प्लॉय को एरियर मिला है, जैसे कि हम 20-21 के रिटर्न भर रहे हैं और मुझे 19-20 के कुछ एरियर मिले हैं, तो उसमें मेरा सजेशन ये होता है कि अगर आप स्लैब रेट पहले आपका कम था, स्लैब रेट करने का मतलब कि अगर आप पहले 20% के स्लैब में थे या 5% के स्लैब में थे तो आप इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि आज आप उसके 20% के स्लैब में हैं तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको फॉर्म 16 ये मिल गया होगा, उसमें क्या है कि एरियर इंक्लूडिंग एरियर आ जाता है, लेकिन उस केस में आपको 10E आरती, भरना। यस सर, हेलो, You एनीवे go मैं ahead, sir. You go ahead, Sanjay ji. ओके, थैंक यू। मैं बात कर रहा था रिबेट का 89(1) का, जहाँ पे कि लोगों को खासतौर से मैंने जो अपने प्रैक्टिस में अभी देखा है कि खासतौर से SBI के एम्प्लॉय को 3-3 साल के एरियर मिले। अब एरियर मिलने से क्या हो गया कि सबकी इनकम एकाएक इंक्रीज कर गया, तो ऑब्वियस है कि जो इनकम पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर है वो इस साल मिल गया और मेरे ऊपर एकाएक टैक्स बर्डन बढ़ गया। तो उसमें मेरा सजेशन ये है कि आपको जिस साल का एरियर मिला है, पहले उस साल के आपको रिटर्न्स देखने होंगे कि आज उस साल आप किस स्लैब में हैं। अगर आप 30% के स्लैब में ऑलरेडी हैं, अगर आप 10 लाख से ऊपर का इनकम पहले से ही है और इस साल आपको एरियर मिला है, अगर पिछले 2 साल में आप 30% के स्लैब में हैं और इस साल एरियर मिला है, तो आपको 89 का बेनिफिट लेने का कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप पहले भी हायर टैक्स रेट पे थे, आज भी हायर टैक्स रेट पे है, तो आपको बेनिफिट नहीं है। लेट्स सी कि मैं पहले 5% के स्लैब में था, अब मैं 20% या 30% के स्लैब में हूँ, और चूंकि अब 30% के स्लैब में हूँ तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा ऑन दोज इनकम पर्टेनिंग टू द प्रीवियस ईयर। उस केस में क्या है कि आपको फॉर्म 10E भी फाइल करना होगा। वहां पे क्या है कि आपको पिछले साल का इनकम के साथ साथ उस साल का जो एरियर मिला है उसको क्लब करके दिखाना होगा, और जो बेनिफिट होगा वो अपने आप करंट ईयर के रिटर्न में 89(1) में आप इसका रिबेट ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर पड़ा है वो आपको मर्ज होकर के थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, रिबेट मिल जाता है। लेकिन अगर आप पहले 2 साल का जिसमें एरियर आपको मिला है उसमें भी आप 30% पे हैं और आज भी 30% पे हैं, तो आप 89(1) का बेनिफिट मत लीजिए, कोई फायदा नहीं है। Sanjay ji, if you could just wind up in 2 minutes because Yes, it's sir. 11:30. If you could wind up in 2 minutes, दोस्तों। ओके 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 सर। मैं कुछ और भी एनीवे मैं आप जो आप मेरा मेल आईडी लिखना चाहते हैं या मेल मोबाइल नंबर आपको मिल गया होगा, तो आप अपना पर्सनल क्वेरी या जो भी क्वेरी है आप मेरे को मेल कर सकते नहीं, हैं। आप 2 मिनट ले और लीजिए ना, आराम से वाइंड अप कीजिए, आराम से, ऐसा हाँ, कुछ नहीं, आराम से वाइंड अप कीजिए, आराम से। जी हाँ, तो अभी मैं क्वेश्चन आवर ले लूं सर? हाँ, क्वेश्चन रह रहे थे, चलिए। आप सभी वेलकम है, जिनको कोई क्वेरी है या कुछ भी पूछना है तो मोस्ट वेलकम, आप बताएं। जिनको भी कुछ पूछना है वो हैंड रेज करें, मोर ऑप्शन में जाके हैंड रेज करें। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अ, कोई भी संस्था, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, और आप कानून को नहीं जानते, सिस्टम्स को नहीं जानते, तो बहुत दिक्कतें हो सकती है बाद में। चाहे अमाउंट छोटा हो आपकी संस्था में या बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे 50,000 का भी अमाउंट है आपके साल का, तब भी आपको सिस्टम वही फॉलो करना होता है करेक्ट, जो 50 करोड़ में करना होता है। बिल्कुल। तो बुक कीपिंग वो सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके प्रश्न है वो उसके बारे में बताइए, संजय जी उसका जवाब देंगे। अगर आप लोगों के जहन में अभी कुछ है नहीं तो मेरा मेल आईडी नोट कर लीजिए, caskmco@gmail.com। आप बेहिचक उस पर मेल डालिए, मैं कोशिश करूंगा कि मेल रिसीव होने के
अगर वर्किंग आवर हो यानी कि 11 से 8 बजे के बीच हो तो मैं इंस्टेंट आपको जवाब दे दूं, या आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उस चीज का जवाब दूंगा। पंकज दुबे जी ने हाथ रेज किया है, इनको अनम्यूट कीजिए। पंकज दुबे, पंकज अनम्यूट योरसेल्फ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी हाँ, जी सर, बोलिए। जी सर। सर थोड़ा वो 80G में जो रिबेट के बारे में सीख समझ में नहीं आया, कैसे जैसे ओके, डोनर पूछता है कि मुझे क्या फायदा होगा, अच्छा तो उनको एटीजी, कैसे बताएं? हाँ एटीजी में मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंदी होता है, तो एटीजी के बारे में बताता हूँ कि एटीजी में जो डोनेशन दिया जाता है या तो चैरिटेबल पर्पस के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको दिया जाता है, या जो पॉलिटिकल पार्टी है, या पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है कि 100% का डिबेट मिलता है। अब मान लीजिए कि मैं दो चीजों को लेकर चलता हूँ, आज की डेट में मैं मान के चलता हूँ कि आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को मैंने 1 लाख रुपए डोनेट कर दिया, और दूसरा डोनेशन मैंने किसी चैरिटेबल या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मैंने 1 लाख रुपए दे दिए। दोनों में फर्क क्या है कि अगर हम चैरिटेबल पर्पस के लिए देते हैं, रिलीजियस पर्पस के ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, जो भी हम डोनेट करते हैं वो क्वालिफाई, आपने डोनेट तो 1 लाख रुपए कर दिए, लेकिन आपको जो डिबेट डिडक्शन मिलेगा उसका 50% मिलेगा, यानी 50,000 मिलेगा। लेकिन यहाँ भी आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ कि आपने चैरिटेबल पर्पस को 1 लाख रुपए डोनेट कर दिया, ठीक है, मेरा क्वालिफाइंग अमाउंट हो गया 50,000 रुपए, ठीक है, लेकिन हमें 50,000 तभी मिलेगा अगर मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर होगा। अगर मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम 4 लाख रुपए हुए तो उसका 10% से ज्यादा आप बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। अगर मेरा एडजस्टेड टोटल इनकम मान लीजिए कि 4.5 लाख रुपए है, उसका 10% होता है 45,000 रुपए, और मेरा क्वालिफाइंग अमाउंट आ रहा है 50,000, लेकिन वहां पे आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे 45,000 लेने के लिए ही, ना कि 50,000। लेकिन अगर आपका एडजस्टेड टोटल इनकम मान लीजिए 6 लाख रुपए आते हैं, उसका 10% होता है 60,000 रुपए, आपका क्वालिफाइंग अमाउंट है 50,000 रुपए, तो आप पूरे का पूरे 50,000 रुपए ले सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ एडजस्टेड टोटल इनकम होता क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो इनकम होती है 5 हेड में क्लब होती है: सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में मैं थोड़ा सा छूट गया, मैं अभी आपको कवर कर देता हूँ, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कहीं कवर नहीं होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर होता है। इन टोटल इनकम में सारा डिडक्शन को लेने के बाद एक्सेप्ट 80G, अगर आपका जो भी टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में से आप सारा डिडक्शन ले लीजिए एक्सेप्ट 80G, जो फिगर आते हैं वो है आपका टोटल एडजस्टेड इनकम, उसका 10% आपका क्वालिफाइंग अमाउंट से ज्यादा नहीं है। ये हुआ चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस के लिए। अगर आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी को आपने डोनेट कर दिया है तो उसमें क्वालिफाइंग अमाउंट नहीं है, उसमें 50% नहीं है, आपने जितना भी डोनेट किया है वो 100% मिल जाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो। अभी आपने देखा कि कोरोना की वजह से बहुत सारी फाइनेंशियल क्रंच है, पीएम ने खुद ही पीएम केयर फंड करके फंड के लिए आप लोगों से अपील की, हम लोगों ने भी, सब लोगों ने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किए हैं। तो इससे जैसे कि ये सब जो होते हैं, जैसे पीएम ड्रॉट फंड हो गया, पीएम रिलीफ फंड हो गया, पीएम केयर फंड जो कोरोना से रिलेटेड था, इन सबों में देने से जो भी आप डोनेट करते हैं उसमें आपको 100% मिलेगा। जो भी, अगर आपने 1 लाख रुपए दिए हैं तो 1 लाख रुपए मिलेगा, अगर रिलीजियस पर्पज और चैरिटेबल पर्पज से दिए हैं तो आपका डोनेशन का 50% मिलेगा। संजय जी, इसमें एक बात है, जी सर। अगर मैंने 1 लाख दिया और 50,000 मेरे को रिबेट मिला, 50,000 मेरी इनकम से कम होगा ना? हाँ, आपके इनकम से गया है, तो जो राइट, आपके जो पर टोटल प्रॉब्लम ये, इनकम आया अगर है। अगर अगर मैं उस 1 लाख पे टैक्स देता, अगर मैं 30% में 30,000 रुपए देता सिर्फ, जी सर। तो मेरे को तो नुकसान ही हुआ ना कई तरह से। हाँ हाँ, ये टैक्स सर हम हमेशा नुकसान का नहीं और प्रॉफिट की बात ना करके, कुछ क्या होता है नहीं, कि अगर मैं अगर 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 मैं लेमन की तरह सोचूं कि बिल्कुल 30 बिल्कुल। देकर 70 फीट मेरे पास है, ये हाँ तो हाँ मैंने 1 लाख जेब से दे दिया और मेरे को सर, बेनिफिट हुआ सिर्फ यस सर, 50,000 से यस सर, अगर 17,000 बेनिफिट। हाँ, राइट सर, जी हाँ, अगर आप हाँ। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो ठीक है, लेकिन दूसरी चीजें ये भी है कि सर एज ए ह्यूमन बीइंग हमें अपने समाज के प्रति हाँ, भी कुछ नहीं, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटीज मैं है। प्योरली एज ए बिजनेसमैन सोचूं हाँ, तो फिर मेरे को क्या फायदा होगा? ट्रू बिजनेसमैन, ट्रू फाइनेंस, आप बिल्कुल सही है कि मैं 30,000 दे देता हूँ, मैं क्यों लाख रुपए खर्च करूँ। हाँ, आप एग्जैक्टली, बिल्कुल तो वो सही भी हैं, बिल्कुल तो सही कोई हैं, आप फायदा नहीं बिल्कुल सही। है उसका हाँ हाँ, आंसर नहीं है हमारे पास। अगर पूछता है ये प्रश्न, उसका क्या आंसर है हमारे पास? उसका आंसर ये है सर कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम मीट कर रहे हैं। अपने से कोई भी आदमी डोनेशन देता है तो अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए देता है, वो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता है सर, जैसा मेरा मानना है।
अगर मैं कहीं पे डोनेट करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि यार इसमें मेरे को डिडक्शन कम मिलेगा, चलो मैं तो टैक्स ही दे डिडक्शन देता हूँ। हो या ना हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना फिर। हाँ, लेकिन ये है कि थोड़ा सा पब्लिक को, टैक्स पेयर को अट्रैक्ट करने के लिए ये एटीजी आ गए हैं कि चलो आपको, आप डोनेट करो, थोड़ा सा एक मोटिवेशनल पार्ट हो जाता है कि आप थोड़ा सा, मैं आपको रिबेट दे दूंगा, आपको डिडक्शन दे दूंगा, आप कम फॉरवर्ड एंड डोनेट टू अस सो दैट कि मैं उस फंड को सोशल कार्यों में लगाऊं। हालांकि आपने सही कहा कि अगर मैं टैक्स देता हूं वो भी तो गवर्नमेंट के पास जा रही है, और गवर्नमेंट उस चीज को सोशल वर्क में ही कर रही है काम, पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम कर रही है। लेकिन क्या होता है कि इंसान की अपनी भी होती है कि चलो मैं एक संस्था को डोनेट कर दिया, मेरे सहयोग से कुछ बच्चों को भलाई हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये पर्पस उस पे आती है सर। थैंक यू वेरी मच। प्रश्न एक और भी है, पर हम ले नहीं पाएंगे अभी, समय बहुत कम है। हमारा अगला सेशन 11:15 बजे है। तो दोनों स्पीकर्स को, नंदिनी जी को, संजय कुमार को धन्यवाद हमें ज्वाइन Okay, करने के लिए, इसे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हम Thank ब्रेक you, लेंगे। thank you, थैंक यू वेरी Anil. मच। Thank you Thank very you much very and much. bye bye to all the Bye participants. bye. बहुत खुश अब हम रहो. Bye bye. अब हम ब्रेक लेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, और करीब 11:15 बजे हम सब चीज ज्वाइन करेंगे। ओके तो सर, 10 थैंक यू सर। एक बात जी, आप हम बाद में आपको प्रश्न देंगे। आप संजय से डायरेक्टली बात कर लीजिएगा क्योंकि समय कम है, हम आपको प्रश्न नहीं दे पाए, पर अगले सेशन में या ओपन हाउस में भी पूछ सकते हैं। हेलो जी। इकबाल अभी सर, अब हम कोई प्रश्न नहीं दे पाएंगे इकबाल जी, हम बाद में देंगे। संजय जी से आप बात आप कर मेल कर, लीजिएगा। इकबाल साहब आप मेल कर दीजिएगा। जी, बहुत धन्यवाद।